चलिए, तो आज का टॉपिक आप लोगों को हमने ग्रुप में डाल दिया था। टॉपिक का क्या नाम है? अर्थव्यवस्था के प्रकार और आर्थिक प्रणाली, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमी सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ये है क्या, इसके बारे में कुछ जो है कुछ जो इसके कैरेक्टर हैं उसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ से जब क्वेश्चन बने तो जिससे क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है। जब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से पूरे विश्व में जितनी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था है उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वे 3 भाग कौन हैं? एक है सबसे पहले अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या देश, जिसे हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री या इकोनॉमी, ठीक है ना, जो भी कह रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो विकसित देश, जिसे कहते हैं डेवलप्ड कंट्री या इकोनॉमी। तीसरा है विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री का विकासशील देश। ध्यान रखिएगा, जनरली इस सब देशों का नाम आप लोग सुनते रहते हैं। मन में एक धारणा भी बनी हुई है कि अल्प विकसित का मतलब हुए देश जो गरीब हैं, विकसित देश का मतलब हुए देश जो अमीर हैं, विकासशील उन देशों को कहा जाता है जो गरीबी से निकल करके अमीरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पे जब इनके कैरेक्टर की बात आती है तो कैरेक्टर में कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए। अगर है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्या कैरेक्टर होते हैं, उस कैरेक्टर को आपको जानना चाहिए। मतलब क्या विशेषताएं हैं विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। जब इन्हें आप समझ जाएंगे तो पूरे विश्व की इकोनॉमी को भी समझने में आपको आसानी होगी और भारत के संदर्भ में आपकी समझ बहुत अच्छे से डेवलप होगी। विश्व बैंक जो पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनको हर साल एक कैटेगराइज करता है कि कौन सी किस अर्थव्यवस्था में शामिल है। हम लोग इसे मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित करते हैं। जबकि अगर हम विश्व बैंक के अनुसार करें तो विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है, इसमें विश्व बैंक के अनुसार ठीक है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 नहीं बल्कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। वे 4 भाग कौन से हैं? ठीक है ना, इन्होंने 2020 के अनुसार अगर हम बात करें तो विश्व बैंक कहता है कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है या अल्प आय वाले देश, कौन से?
अल्प आय वाले देश, अल्प आय वाले देश, अल्प आय वाले देश। दूसरा, वे देश जो क्या है मध्यम आय में आती है, तो दूसरा है मध्यम आय वाले देश, और तीसरा है उच्च आय वाले देश, उच्च आय वाले देश। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इन्होंने डिसाइडेशन किया, जो विभाजन किया है, उसको आय के आधार पर किया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो अल्प आय वाले देश को किसे उन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय $1035 से कम है, तो वह क्या है अल्प आय वाला देश है। कितना? $1035 से कम है। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के कई देश, खास करके जैसे प्रति व्यक्ति आय जब होती है तो वह ईयरली होती है, ठीक है ना। किसमें होती है? ईयरली में, मंथली नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये डॉलर में है और ये क्या है? ईयरली है। तो इसमें आएंगे आपके जैसे मालवी है, कांगो गणराज्य, बातें नहीं, बुरुंडी एक देश का नाम है, सियरा लियोन है, सियरा लियोन। एक देश ऐसे हैं जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत कम है। और इसके बाद अगर हम देखें तो मध्यम आय वाले में किसे कहा जाता है? जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1036 से लेकर के 12,535 डॉलर के बीच में, 1036 से लेकर के 12,535 डॉलर के बीच में जिनकी आय है वे मध्यम आय वाले देश कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जैसे कौन है? भारत, थोड़ा बड़ा लिखिए, दिख नहीं रहा है सर। तो यहाँ का कौन कलर चेंज करते हैं? अच्छा, इसका कलर, बोर्ड का कैसे कलर चेंज होगा? व्हाइट ले लें, व्हाइट दिखेगा, आज हो सकता है व्हाइट ना दिखे, व्हाइट दिख रहा है, यहाँ तक आते आते वो छोटा हो जाता है। दरअसल में बोर्ड भी छोटा है और थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस इस पे नहीं है ना। नहीं सर, इसको जूम कीजिए तो बड़ा दिखेगा, जूम करिए। बड़ा दिख रहा है, ये तो इधर उधर हो गया, ठीक है। चलो, हम जो बोल रहे हैं उसको समझते चलो, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको, माइक नहीं क्या भैया? माइक को तो माइक दे दो। आवाज आ रही है, पूरी तो आ रही है सर, माइक आ रही है। हाँ, थोड़ा सा हम कंफर्ट हो जाएंगे ना, 4 घंटे बोल चुका हूँ। चलो ठीक है, मैं बड़ा भी लिख दे रहा हूँ, और जो है आप उसको शांति से अगर सुनेंगे, सब लोग बोलिए नहीं बीच में कोई बीच, और खास करके पीछे से आवाज आती है ना, तो आपको पूरी वहां तक आवाज जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि मध्यम आय वाले में कौन आते हैं? जैसे भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका, ये सब है, ठीक है ना। और उच्च आय वाले में, ठीक है ना, उच्च आय वाले में अगर हम बात करें तो इसमें जिनकी आय प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 12,535 डॉलर से अधिक है, 12,535 डॉलर से अधिक है। वे क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल किए जाते हैं, जिसमें अमेरिका है, जापान है, अमेरिका, जापान, ठीक है ना,
ठीक है, इसमें स्विट्जरलैंड, आपको केवल समझना है स्विट्जरलैंड। और एक चीजें और आपको मालूम होनी चाहिए कि बेटा जो मध्यम आय वाले जो देश हैं इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ये जो मध्यम आय वाले जो देश हैं इनको क्या किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है, ठीक है, जो अल्प मध्यम आय वाले देश, ठीक है ना, कौन से अल्प मध्यम आय वाले देश, जिसे हम कहते हैं लो मिडिल इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री, जिनकी आय क्या है, कम है। इसके अंतर्गत जो रखा गया है, सीधी सी बात है, इससे ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या है, 1036 से लेकर के 1036 से लेकर के $4045 तक जिनकी इनकम है उसे लो मिडिल कंट्री में इनकम कंट्री में शामिल किया जाता है, या जिसे हम कहते हैं अल्प मध्यम आय वाले देश। कौन होंगे, अल्प मध्यम आय वाले देश। इसके अंतर्गत भारत आता है। इसके अंतर्गत कौन आता है, भारत, दक्षिण अफ्रीका है ना, और आपका नेपाल, ये सब आते हैं, पाकिस्तान। और यहाँ पे दूसरा है अपर मिडिल इनकम कंट्री या उच्च मध्यम आय वाले देश, है ना, अपर मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है ना। इसकी क्या होगी, यहाँ पे देखेंगे 4046 से लेकर के $12,535 के बीच में जिसकी इनकम होगी वो क्या है, अपर मध्यम आय वाले देश होंगे, जिसके अंतर्गत चीन आता है। चीन इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कौन आता है, चीन। श्रीलंका आता है, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, श्रीलंका भी इसी के अंतर्गत शामिल है, ठीक। अच्छा, एक तो हम इसलिए बता रहे हैं कि विश्व बैंक ने इसको बताने की कोशिश किया है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो प्रति व्यक्ति इनकम है डॉलर के रूप में देखें तो वर्तमान में 2023 में भारत की जो इनकम है वह $1,183 है। कितना है, $1,183। इसका मतलब भारत किस ग्रुप में होगा, इसमें लो मिडिल इनकम कंट्री में भारत शामिल है। मतलब कि मध्यम आय वाले में तो है लेकिन उसमें भी किसमें है, लो कैटेगरी में है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये 2020 की रिपोर्ट, हाँ, ठीक है ना। चलिए अब आप लोगों को ध्यान में ये रखना, जो कैरेक्टर की हमने बात किया था, जो पहली बात हमने किया था, यहाँ पे जो अल्प विकसित देश और विकासशील देश, इनके क्या कैरेक्टर होते हैं इसको समझते हुए नोट करिएगा, है ना, क्योंकि एक बार इसको समझ लीजिए फिर हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। देखिए, जैसा कि
नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसका विकास नहीं हुआ होगा। इसका मतलब एक गरीब देश है। अगर गरीब देश है तो इसकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, कम या अधिक, कम होगी। तो पहला कैरेक्टर लिख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। पहला इसका कैरेक्टर, प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय अगर निम्न है तो जीवन स्तर कैसा होगा, निम्न होगा। जीवन स्तर निम्न लिख लीजिएगा, जीवन स्तर निम्न एवं निर्वाह स्तर को प्राप्त करता है। निर्वाह स्तर, ठीक है ना। निर्वाह क्या है, जीवन निर्वाह का स्तर क्या होता है। जीवन निर्वाह का स्तर का मतलब है कि व्यक्ति केवल किसी तरीके से अपना जीवन जी लेता है, बस वो रोज क्या करता है, इतना ही काम कर पाता है कि जिससे कि उसका जीवन चल सके। इसका मतलब उसके पास अधिक इनकम नहीं होती है तो बचत भी नहीं होगा। अगर बचत नहीं होगा तो कहीं पे पैसे का निवेश भी नहीं होगा, है ना। तो लिख सकते हैं इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश निम्न होता है। बचत और निवेश क्या होता है, निम्न होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लिख लीजिएगा, है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, मतलब अधिक लोग जन्म लेते हैं और अधिक लोगों की मृत्यु भी हो जाती है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि गरीब हैं तो शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को मालूम नहीं है ना। बच्चा पैदा होता जा रहा है, भगवान की देन मानते हैं, है। पूरी क्रिकेट टीम उनके घर में तैयार रहती है, खिलाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन उन्हें आप समझा भी नहीं सकते। गांव में से प्रवृत्ति के लोग दिखाई देते हैं। एक बार हमने जो है इसको महसूस किया, गांव में एक साइकिल बनाने वाले का काम करते थे, तो मैं उस समय इलाहाबाद पढ़ रहा था, तो वही आप लोगों जैसे पढ़ाई कर रहा था, तो मालूम चला कि नहीं, जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो उनके घर में 8वां लड़का था, हमने साइकिल बनाने का काम कर रहे थे, तो हमने उस समय साइकिल हम भी लेके गए, हमने कहा ये साइकिल बना दीजिए, और कहा पता चला कि इनके घर में एक लड़का और पैदा हुआ है। तो हमने उससे कह दिया केवल इतना ही बात का, भैया ज़्यादा बच्चे होंगे तो कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे जिलाएंगे। और जब भी ठंडक का समय था, कोई किसी के पास कपड़े हैं, किसी के पास कपड़े नहीं है, सब कोई उधर टहल रहा है, कोई उधर वो कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कुछ कर रहा है। तो उसने कहा, बहुत देखिए कितने आराम से उसने बोला, कहा कि आप फला के घर के हैं। हमने कहा हाँ। आप इलाहाबाद पढ़ते हैं? हमने कहा हाँ। कहा आपने ज़्यादा पढ़ लिया है। ऐसे बोला, आपने ज़्यादा पढ़ लिया है। हम लोग ध्यान से उसकी बात पूछे, हमने कहा क्या हुआ भैया? कहा आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बच्चे ना हो, यही तो हमारे धन है, जो है 10-12 होंगे तो भगवान ना करे, अक्सर देखते हैं कि 2-4 ना रहे तो कम से कम ऐसे सोचते 2-4 ना रहे, और इसमें से अगर मान लीजिए 12 है, 4 अगर नहीं है, 8 है, और उसमें से आधा ही नालायक निकल जाए। आधे अगर लायक होंगे, अगर 100 रुपया कमाएंगे तो 400 रुपया हमको देंगे। हमने कहा ये आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है ना, हम आपका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जहाँ पे गरीबी होगी, ये मानसिकता होगी, कुपोषण होगा, शिक्षा नहीं होगी, तो जन्म दर क्या होगा बेटा? अधिक होगी। अच्छा, जब जन्म दर अधिक है, कुपोषण भी है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या होगी?
मृत्यु दर भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता पाई जाती है। लिख लीजिएगा, है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में मेन पॉइंट है, ध्यान रखें, जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। कभी कभी नकारात्मक स्थिति भी दिखाई देती है कि वृद्धि में स्थिरता पाई जाती है, और कभी कभी नकारात्मक स्थिति भी पाई जाती है। मतलब नकारात्मक प्रवृत्ति, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या कम। और ध्यान रखिएगा, भारत में भी यह स्थिति रही है। 2021 की जो जनगणना हुई थी, 2021 नहीं, 1921 की जो जनगणना हुई थी भारत में, उस जनगणना में ये प्रवृत्ति पाई गई क्या, कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी तुलना में 2021 में जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या कम हो गई। 2021 की जनगणना को भारत में महान विभाजक वर्ष किसके संदर्भ में, जनगणना के संदर्भ में कहा जाता है। जनगणना के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 2021 की जनगणना को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गया था। इसके बाद हर साल जब भी जनगणना हुई तो जनसंख्या में हमेशा वृद्धि होती रही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, कम हुआ। तो कहने का मतलब जब गरीबी होगी तो ये प्रवृत्ति कहीं पे भी दिखाई दे सकती है, ठीक है ना। अच्छा, जब गरीब अर्थव्यवस्था वाला देश होगा तो यहाँ पे विकास की जिम्मेदारी किसकी होगी, है ना। लिख लीजिएगा, अल्प विकसित देशों में विकास का दायित्व सरकार के ऊपर होता है ना, सरकार के ऊपर होता है, तथा सरकार का स्वरूप भी विकसित नहीं होता। मतलब वो भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रहती, स्वरूप भी विकसित नहीं होता। ठीक है, चलिए, ये कुछ कैरेक्टर थे जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के थे। आप समझ सकते हैं क्या प्रवृत्ति होगी, टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, पैसे भी नहीं होंगे, है ना, जनसंख्या भी नहीं वृद्धि होगी, ठीक है। अब इसके अपोजिट चलते हैं, हम लोग देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, है ना, डेवलप्ड कंट्री, विकसित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये कैसे देश हैं, अमीर देश है, तो इनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है। रहन सहन का स्तर उच्च होता है, रहन सहन का स्तर उच्च होता है। बचत की प्रवृत्ति उच्च होती है, एवं निवेश अधिक होता है। बचत की प्रवृत्ति उच्च होती है एवं निवेश अधिक होता है। अच्छा, यहाँ पे जनसंख्या में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जन्म दर निम्न एवं मृत्यु दर भी निम्न होती है। जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर भी क्या होती है, निम्न होती है। परिणाम स्वरूप
जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता या नकारात्मक की स्थिति पाई जाती है। स्थिरता या नकारात्मक की स्थिति पाई जाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता या नकारात्मक की स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार के देशों के महानगरों में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक होती है। जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक होती है। अब ये क्या है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ता है, शिक्षा बढ़ती है, वैसे वैसे मानव के सोच और बिहेवियर में सब में परिवर्तन होता है। आय बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से अगर हम देखें, विकसित अर्थव्यवस्था की बात यह है कि जहाँ पे लोग अमीर लोग रहते हो, ऐसे ही तो सोचते हैं ना। अच्छा, अगर ये अमीर होंगे तो आय अधिक होगी, जीवन स्तर उच्च होगा। अच्छा, यहाँ पे बताइए, मेडिकल सुविधाओं का विकास होगा कि नहीं? होगा। खाने पीने की कोई कमी होगी? कुपोषण होगा? नहीं। तो ऐसे में शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो लोगों की मनोदशा भी क्या होगी? यहाँ पे ध्यान रखिएगा बातें। हम तो हमारे दो की नीति पे लोग चलते हैं कि हम तो होंगे और हमारे दो बच्चे होंगे, और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम दो हमारे एक पे आ जाते हैं। जब हम दो हमारे एक होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी कि कम होगी? जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। और एक चीज और भी आप देखेंगे, ऐसे देशों में एक चीज प्रवृत्ति देखने की आपको मिल रही है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वे बच्चे को पैदा करना एक बेफिजूल का काम समझती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक समस्या और बहुत विकराल रूप धारण ले रही है कि श्रमिक वर्ग की कमी हो रही है, काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है। ऐसे में जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, ये देश क्या कर रहे हैं? वहाँ पे पलायन कर रहे हैं और वहाँ पे एक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए रूस है, अमेरिका है। रूस जानते क्या करता है? रूस में जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या में बहुत तेजी से कमी पाई जा रही है। और जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार क्या करती है? हम दो हमारे दो का यहाँ पे नारा लगाया जाता है। अब तो कम हो गया है क्योंकि भारत की भी जनसंख्या वृद्धि में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है ना। तो रूस में क्या होता है? वहां पे बढ़ावा दिया जाता है कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे तीन, हमारे चार, हमारे पांच, ठीक है ना। वहां पे दो बच्चों से अधिक बच्चा अगर हो रहा है तो आपको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, एक फ्लैट गिफ्ट दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को एक कॉन्टेक्ट करना चाहिए ऐसे देशों से कि हम कुछ भारतीय को भेज दे रहे हैं। हमारे देश की भी समस्या समाप्त, उनकी भी समस्या समाप्त। इस मामले में भारतीय आगे हैं। इन्होंने कहा हम कुछ करें ना करें, लेकिन जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे रहे। और अभी जानते हैं आप लोगों ने कि हम लोग चीन को पीछे छोड़ दिए हैं, है ना। चीन को पीछे छोड़ दिए। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? हाँ, चाइना, देखिए एक चीज मैं बताऊं, आप अगर इसका विश्लेषण करेंगे, आप कभी कभी जो है डेमोक्रेसी अच्छी भी होती है, कभी कभी नुकसानदायक। 1976 की बात है जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करते थे। 5 ईयर प्लान आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक सिचुएशन आएगी, हम बताएंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक प्लान लाया था इंडिया में, हम दो हमारे दो, और इसे लागू करने के लिए उन्होंने बहुत ढेर सारे
संविधान में भी परिवर्तन किए, जो कि जिससे उनका एक अधिकार बढ़ गया और लॉ एंड ऑर्डर पे इसको लागू किया, जिसका भारत में जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी आई थी और सरकार गिर गई थी। और उसी दौरान 1972 में चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी और दृढ़ता के साथ लागू की गई, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। वहां पे 1800 से 2000 लोग हैं जो सरकार को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। वहां पे कोई भी आंदोलन नहीं होता है, आंदोलन होता है तो दबा दिया जाता है, कोई दूसरी पार्टी नहीं, एक ही पार्टी की सत्ता वहां पे बनी हुई है। लेकिन आज इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में अब लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, शिक्षा में सुधार हुआ है, जीवन स्तर उच्च हुआ है। अब एक प्रवृत्ति स्वतः ही आ गई, हम तो हमारे तो किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग जितने भी लोग हैं अपने आप में कटिबद्ध होंगे इंटरनली कि हम तो हमारे 2 ही होंगे, या हम तो हमारे एक पे भी लोग चलने लगे। क्या कर रहे हो? ज्यादा होंगे, कर सकते हो। भारत में ऐसा रोक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 पॉलिसी जो है सब चलती रहेगी जितने भी बच्चे को। लेकिन हाँ, अगर देखेंगे आप सरकारी सेवाओं में कुछ ऐसे स्थानों पे है जहाँ पे 2 बच्चे से अधिक बच्चे तो आपको कुछ सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। जैसे सरकारी, अगर आप अफसर हैं तो आपको 2 बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी कुछ फंड भी मिलते हैं, लेकिन 2 से 3 हो गए तो नहीं। एक कंडीशन में मिलता है कि मान लीजिए दूसरा बच्चा जब जन्म ले रहा है तो उस समय 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन में मिल जाता है 3 को, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस पर जो है लिमिटेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। बहरहाल हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम विकसित अर्थव्यवस्था के कैरेक्टर को देखें, है ना। तो एक प्रवृत्ति पाई जाती है, और ध्यान रखें सरोगेसी मदर, जिस पे अभी भारत सरकार ने एक जो कानून बनाया था, सरोगेसी मदर, कितने लोग जानते हैं सरोगेसी मदर? हाथ उठाएंगे, 1, 2 लोग। सरोगेसी मदर का मतलब होता है बेटा भाड़े की कोख, ठीक है ना। मतलब कि ऐसी माँ जिसके अंदर जो बच्चा पल रहा है पेट के अंदर, वह उसका खुद का नहीं है, भ्रूण का उसका नहीं है। क्या होता है वो, आप तो जानते हैं कि हमारा विज्ञान इतना आगे हो चुका है कि किसी दूसरे का भ्रूण किसी दूसरे में प्रत्यारोपित किया जाता है। और ऐसे में इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है ना, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास के लोग होते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी इनका ठीक होता है, तो ऐसे लोग रिस्क ले लेते हैं कि चलो ठीक है 10-5 लाख रुपया मिल जाएगा। ऐसे पे कुछ महिलाएं तैयार हो जाती है कि ठीक है हम आपके बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है ना। लेकिन समस्या तब होती है कि जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है, वो होता किसी और का क्यों ना हो, लेकिन माँ के अंदर एक ममता जब चलती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे मानवता को तार तार करती है, जब बच्चे को देना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है मतलब कि प्रसव के दौरान माँ के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए कि परमानेंट कुछ डिसेबिलिटी उत्पन्न हो जाए तो फिर वो तो पैसा दे करके चला जाएगा, तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में इस पर कानून बना तो मतलब कि बाहर के लोग नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। कोई घर परिवार का कोई सदस्य है, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है। चलिए वो तो उसकी बात है। आ जाइए आप विकासशील देशों पे, क्योंकि और भी बातें हम लोगों को करनी है। विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, डेवलपिंग कंट्री लिख लीजिएगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में गरीबी से निकलकर अर्थात अल्प विकसित अवस्था से निकलकर विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से निकलकर विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
अग्रसर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोगों का जीवन स्तर निम्न और कुछ का जीवन स्तर उच्च पाया होता है। कुछ का जीवन स्तर उच्च होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अल्प विकसित देशों की तुलना में अल्प विकसित देशों की तुलना में जन्म दर में गिरावट पाई जाती है, किंतु मृत्यु दर में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट पाई जाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता पाई जाती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। मतलब समझने की कोशिश ये करिए कि जो देश होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प विकसित अवस्था से सुधार करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा कि इनके अंदर खाने पीने की कुछ सुविधाएं हो जाएंगी, कुछ मेडिकल की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन हाँ, खाने की व्यवस्था, पोषण पे ज्यादा ध्यान लोग देते हैं, शिक्षा पर कम देते हैं। इस प्रकार के इस वजह से जन्म दर तेज होता है, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ा सा अल्प विकसित अवस्था की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि खान पान अच्छा है थोड़ा सा अपेक्षाकृत, तो जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी पाई जाती है, लेकिन अपेक्षाकृत ज्यादा कमी पाई जाती है। मतलब अगर जन्म दर 10 है तो मृत्यु दर क्या होगी, कम हो जाएगी, ये 8 ही रहेगी। ठीक है ना, अगर 10 जन्म दर है 10 मृत्यु दर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जनसंख्या में स्थिरता। लेकिन जन्म दर क्या है, अपेक्षाकृत ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, अपेक्षाकृत बहुत कम होगी। ठीक है ना, तो अब इससे क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। तो जो विकासशील देश हैं उन्हीं देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है। अगर हम बात करें भारत की, ठीक है ना, भारत जो है ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत अगर देखें तो 1921 के पहले भारत की जो जनसंख्या थी बहुत मंद गति से बढ़ रही थी। 1921 के बाद
भारत की जनसंख्या की वृद्धि जो थी, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1952 के बाद, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1921 से लेकर के 1952 की स्थिति, 1952 से 1971 की स्थिति, और 1971 के बाद 2011 की स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पे प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। यहाँ के पहले 1921 के पहले जनसंख्या की वृद्धि ना के बराबर होती थी, ठीक है ना, बहुत स्थिरता थी। लेकिन 1921 के बाद मतलब जब वहां पे कम हो गया था, इसके बाद जब 1952 तक जो जनसंख्या की वृद्धि थी वो मंद गति से बढ़ी, मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ, बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो सबसे पहले ध्यान रखें, हमारे देश में उस समय अंग्रेजों के समय में भूखमरी थी, गरीबी ज्यादा थी, अकाल पड़ते थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा नियंत्रण हुआ, और पहली पंचवर्षीय योजना अगर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे खाद्यान्न की व्यवस्था, मतलब पूरा का पूरा फोकस है ना कृषि और सिंचाई पर था। पूरा 5 साल इन्वेस्टमेंट केवल इसी पे किया गया कि खाद्यान्न को कैसे बढ़ाया जाए जिससे लोगों को भूखमरी से निजात दिलाया जाए। जब यहाँ पे 1952 की बात देखेंगे तो यहाँ पे जब खाद्यान्न बढ़ता है तो लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति दिखाई देती है, पेट तो भरने लगा लेकिन शिक्षा से लोग वंचित रहे। परिणाम ये हुआ कि 1971 तक आते आते हमारे देश की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, इतना तेजी से विस्फोट हुआ कि जिसे हम क्या मतलब पूरा विश्व भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देख रहा था, और भारत सरकार इसे एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देख रही थी। 1971 की जो जनगणना हुई थी बेटा, वहां पे ध्यान रखिएगा उस समय जो जनसंख्या की वृद्धि थी वह 24.8% थी, मतलब लगभग 25%। इसका मतलब यह हुआ कि 1971 से पहले 1961 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें पिछले 10 सालों में क्या हुआ, लगभग 1/4 जनसंख्या हमारे देश की बढ़ गई। 1/4 जनसंख्या का मतलब एक जो हमारा बगल का मुल्क है पाकिस्तान, उसके जैसे तो देश हम हर साल पैदा करते हैं, हर 10 साल में पैदा हो जाता है। मतलब इतनी तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो विकास क्या होगा, हो पाएगा? जितने लोग हैं तो उसके लिए तो हम पहले विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं कि इनका क्या किया जाएगा, पता लगा कि उसी में से 10 लोग 20 लोग और भी आते जा रहे हैं। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 की जनगणना का अवलोकन करते हुए अपनी नीतियों में बहुत ढेर सारा परिवर्तन किया था, जिसे हम लोग 5 ईयर प्लान में पढ़ेंगे उसको अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद लेकिन फिर इतनी तेजी से जनसंख्या कभी नहीं बढ़ी। फिर 1981 की जनगणना हुई तो उसमें जनसंख्या की वृद्धि में मामूली गिरावट दर्ज की गई, मतलब वहाँ पे 24.8 नहीं था, वहाँ पे 23 समथिंग था। फिर इसके बाद 91 आया तो और कम हुआ, 2001 आया तो और कम हुआ, और 2011 आया तो 17.7 रहा, ठीक है ना। यहाँ पे 2011 में जाकर के क्या है 17.7% रहा। अब ध्यान रखें, अब जब भी जनगणना होगी तो जनसंख्या की वृद्धि की जो प्रवृत्ति होगी, ध्यान रखें, वो कभी भी 17.7 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि भारत में जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं, जनसंख्या घटने की प्रवृत्ति पाई जा रही है। इसका मतलब मेरा जो अनुमान है, जनगणना नहीं हुई है लेकिन मेरा जो अनुमान कहता है कि अब जब भी जनगणना होगी तो भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि की जो प्रवृत्ति दिखाई देगी वो 15% के राउंड फिगर में होगी, 15 पॉइंट समथिंग के कुछ होगा या 14 कुछ होगा, ठीक है ना। ये हमारा अनुमान है। ऐसे ही अनुमान बड़े बड़े अर्थशास्त्री लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा तो जब जनगणना होगी तब देखा जाएगा। 2021 में होनी थी जो कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो आपको अभी हमने जो बताया कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है ना, विश्व बैंक क्या करता है, एक 4 प्रकार के देशों में विभाजित करता है पूरे विश्व के देशों को, लेकिन हम लोग मोटे तौर पे 3 प्रकार से जो विभाजित करते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। इनके कैरेक्टर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इनके कैरेक्टर को कभी भी आपको दे दे कि निम्न में से कौन सी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है ना, या विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है,
तो वहाँ पे अगर नहीं समझे होंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना होंगी। होता है क्वेश्चन बहुत इजी, ठीक है ना, यूपीएससी में खास करके इस तरीके के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा समझदारी पे अगर आप रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अब बेटी डालिएगा आर्थिक प्रणाली, ठीक है ना, इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार और आर्थिक प्रणाली ये दोनों अलग चीजें हैं। प्रणाली का मतलब होता है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है किस सिस्टम पे काम कर रही है ना। इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, सिस्टम क्या है, ध्यान रखिएगा, विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको पहले 3 वर्गों में और वर्तमान में हम लोग उसे 5 वर्गों में डिवाइड करके समझते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसके बाद देखेंगे भारत की जो आर्थिक प्रणाली है वो कैसी है और कैसे मूव हुई, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम आर्थिक प्रणाली की जब बात करते हैं तो सबसे पहले समझेंगे कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है ना। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली हेडिंग लगा लीजिएगा, लिख लीजिए पहले, इसके बाद हम कैरेक्टर को लिखाएंगे। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है ना, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसे अनियोजित भी कहते हैं। आर्थिक प्रणाली कह सकते हैं। बाजार आधारित आर्थिक प्रणाली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाजार आधारित, तभी हम लोग इसको बाजार आधारित आर्थिक प्रणाली। दूसरा हम देखेंगे जो है समाजवादी आर्थिक प्रणाली। क्या है, समाजवादी, इसे हम नियोजित आर्थिक प्रणाली भी कहते हैं। नियोजित आर्थिक प्रणाली है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तीसरा जो आप लोग जानते हैं, मिश्रित आर्थिक प्रणाली, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। चौथा हम देख लें पूंजीवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली या बाजार आधारित है ना, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। पांचवा देख लें समाजवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली। इसे अच्छे से हम समझेंगे तो चीजें हमारी इंटरनेशनल रिलेशन भी हमको थोड़ा सा कुछ व्यू मिलेगा, है ना। हमारे रूस के साथ रिश्ते क्यों अच्छे हैं और हमेशा से बने रहे हैं, अमेरिका से हमारे रिश्ते क्यों वर्तमान में अच्छे हो गए, ठीक है ना। तो सब चीजों को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके कैरेक्टर को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो पूंजीवादी आर्थिक जो प्रणाली है, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे निजी क्षेत्र ही हो, ठीक है ना, ऐसे ही तो समझते हैं, ठीक है ना। तो इसके कैरेक्टर को कुछ नोट कर लीजिए, क्या क्या आप इसमें नोट करेंगे, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में
अच्छा, ये नहीं लिखा, लिख लीजिए। बहरहाल जगह छोड़ दीजिए, मैं अभी तो फिर लिख पाऊंगा, बाद में लिख लीजिए, ठीक है ना। क्लास भी खत्म करना होता है ना, वैसे भी क्लास की लिमिटेशन रहती है, ठीक है ना। मेरी कोशिश है कि मैं आपको मैक्सिमम दे सकूं और इस तरीके से दूं जिससे कि याद भी रहे, ठीक है ना। देखिए, अगर हम पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की बात करें, ठीक है ना, इसकी तो इसके क्या कैरेक्टर हो, ठीक है ना। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो वस्तु का उत्पादन है, वस्तु के उत्पादन के लिए कौन काम करेगा और वस्तु के उत्पादन से जो लाभ मिलेगा, मतलब ये सभी कौन निर्धारित करता है? पूंजीपति करता है, निजी क्षेत्र करता है। सरकार की भूमिका होती है, लेकिन सरकार की भूमिका इसके लिए नहीं होती है कि वस्तु का उत्पादन करेगा, आवंटन कौन करेगा, उससे लाभ कौन लेगा, इसकी नहीं होती है, बल्कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि सिस्टम अच्छा से चलता है। एक फैसिलिटेटर की भूमिका होती है, सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका होती है। अगर इसको आप समझेंगे तो भारत के संदर्भ में आप लोग विकसित देश के नागरिक बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग ही देश को विकसित करने वाले हैं। आप ही लोगों के हाथों में हमारा देश विकसित होने वाला है। सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग प्रशासनिक अधिकारी हों और भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था घोषित हो, है ना। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, तो आप इसके चैलेंजेस को भी समझिएगा कि क्या बदलाव होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखते चलिएगा, लिखिएगा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु का उत्पादन वस्तु के उत्पादन का आवंटन, वस्तु के उत्पादन का आवंटन एवं उत्पादन के आवंटन से, एवं उत्पादन के आवंटन से होने वाला लाभ, होने वाला लाभ निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है, निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। इस कार्य में सरकार की भूमिका नहीं होती है। हाँ? हाँ, तो हो तो रहा ही नहीं, उसको बदल नहीं पाएंगे, अभी उस पर आएंगे, ठीक है ना। उसको बदल नहीं पाएंगे और बदलना भी नहीं चाहिए, है ना, बदलना भी नहीं चाहिए। क्यों? और उसके पीछे रीजन है, अभी हम लोग बात करेंगे। हाँ? अभी इकोनॉमी नहीं है, इस तरफ हम लोग अग्रसर हुए हैं, है नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या सरकार की भूमिका क्या होता? नहीं होती, लिख लीजिएगा। सरकार इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, सरकार, हाँ, सरकार इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कानून व्यवस्था बनाए रखने, एवं सुविधा प्रदायक के रूप में कार्य करती है। सुविधा प्रदायक, फैसिलिटी ट्रेडर के रूप में काम करती है, फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, सुविधा प्रदायक के रूप में कार्य करती है। अच्छा, जब निजी क्षेत्र होगा तो क्या करेगा? वह वस्तु का उत्पादन क्या करेगा?
है ना। अच्छा, जब उत्पादन करेगा तो क्या करेगा, समाज को ध्यान में रखेगा कि लाभ को ध्यान में रखेगा? तो सीधी सी बात है, लिख लीजिएगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादनकर्ता, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादनकर्ता अधिकतम लाभ के आधार पर वस्तु का उत्पादन करता है। अधिकतम लाभ के आधार पर। अच्छा, अब वस्तु का उत्पादन करता है अधिकतम लाभ, जहां पे उसको अधिक से अधिक लाभ होगा। इसका मतलब क्या होगा, मतलब जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन उपभोक्ता केंद्रित होता है। जो उपभोक्ता चाहेगा उसी का उत्पादन होगा। उपभोक्ता केंद्रित होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु का उत्पादन उपभोक्ता केंद्रित होता है, तो किसमें, पूंजीवाद। ठीक है ना, सब एक दूसरे से कनेक्ट करते जाओ। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हम इसको देख लें, समाजवादी आर्थिक प्रणाली। देखिएगा, समाजवादी आर्थिक प्रणाली, सोशलिस्ट कैपिटल, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। देखिएगा, इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में वस्तु के उत्पादन का आवंटन एवं उत्पादन के आवंटन से होने वाला लाभ सरकार को प्राप्त होता है। सरकार को प्राप्त होता है। अच्छा, जब सरकार की यहाँ पे भूमिका होगी तो वस्तु का उत्पादन अब किसके आधार पर किया जाएगा? सरकार जब वस्तुओं का उत्पादन करती है तो अधिकतम लाभ के आधार पर नहीं करती। यहाँ पे लिखिएगा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु का उत्पादन अधिकतम सामाजिक लाभ के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु का उत्पादन अधिकतम सामाजिक लाभ के आधार पर किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे शराब है, शराब का उत्पादन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में खूब और धड़ल्ले से किया जाएगा, कोई भी उस पर पाबंदी नहीं होगी। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में शराब का उत्पादन क्या होगा? बैन होगा, क्योंकि शराब सरकार देखेगी समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है तो उसको क्या कर देगी? बैन कर देगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी बिहार हमें गवर्नमेंट ने शराब के उत्पादन और वहां पे बेचने सब पे प्रतिबंध लगा दिया है ना, तो यहाँ पे संभव है। लेकिन अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वहां पे संभव नहीं, क्योंकि वहां पे इस तरीके का सिस्टम ही नहीं हो पाएगा। सरकार की भूमिका ही वहां पे बहुत कमजोर होती है, ना के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? तो आप समझ सकते हैं, जब कभी भी डिफाइन करना तो शराब का उत्पादन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होगा, तो पूंजीवादी में और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? बैन हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखें, ये दोनों प्रकार की जो व्यवस्थाएं हम बता रहे हैं यह एक आदर्शात्मक है। ना तो कहीं पे 100% पूंजीवादी पाई जाती है, ना ही 100% समाजवादी। और ध्यान रखिएगा, एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली क्या है?
अब रेडी करिएगा। हाँ, किसका? देखिए हमने क्या बताया कि यह एक सैद्धांतिक है या व्यवहारिक नहीं है। ना कहीं पे 100% पूंजीवाद पाया जाता है, ना ही 100% समाजवाद पाया जाता है। ठीक है ना? अब जो आगे अभी पूरा हम लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। तो कोई एग्जाम्पल इसको आप 100% नहीं कह सकते, हाँ मैक्सिमम कह सकते हैं। ठीक है ना? 98% कह सकते हैं, 90% कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई ना कोई सरकार कुछ न कुछ नियंत्रण रखती है और वेलफेयर का काम करती है। चलिए मिश्रित आर्थिक प्रणाली लिखिएगा। मिश्रित आर्थिक प्रणाली, लिखिएगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली लिखिएगा। इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में वस्तु का उत्पादन आवंटन एवं उत्पादन से होने वाला लाभ एवं उत्पादन से होने वाला लाभ सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों को प्राप्त होता है। भारत सरकार के द्वारा 1956 में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को द्वितीय औद्योगिक नीति में लागू किया गया। द्वितीय औद्योगिक नीति कब आई थी? 1956। द्वितीय औद्योगिक नीति में लागू किया गया। अच्छा, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में आई थी, तो पहली औद्योगिक नीति हाँ मनी ना, अभी हम कॉल करेंगे ना, क्लास में है अभी, 1 घंटे में कॉल करते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्या बात भैया? पहली औद्योगिक नीति कोई सर्च नहीं करेगा, मोबाइल मत चलाया करो, ठीक है ना? 1948 पहली औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी और उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना? और उसी समय फिर IFCI की स्थापना की गई थी, है ना? वो IFCI क्या है हम लोग बात करेंगे उस पर, ठीक है ना? आगे बात, तो ध्यान रखिएगा ये कब लागू किया गया भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को? आर्थिक प्रणाली को 1956। चलिए अब आगे लिखिएगा पूंजीवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली, या पहले समाजवादी लिख लीजिएगा, पहले समाजवादी फिर पूंजीवादी, क्योंकि हम लोग उसके बात करेंगे डिस्कस। पहले समाजवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली देखिएगा। समाजवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली, इसको लिखिएगा इसके बारे में। इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में वस्तु का उत्पादन, इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में वस्तु का उत्पादन उत्पादन का आवंटन एवं उत्पादन के आवंटन से होने वाला लाभ, होने वाला अधिकांश लाभ
प्राप्त होता है। विकासात्मक कार्यों में निजी क्षेत्र की भूमिका, विकासात्मक कार्यों में निजी क्षेत्र की भूमिका अपेक्षाकृत कम होती है। निजी क्षेत्र की भूमिका अपेक्षाकृत कम होती है। इसका मतलब है कि इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में सरकार होगी, निजी क्षेत्र होगा, क्योंकि मिश्रित जुड़ा हुआ है, दोनों होंगे। लेकिन समाजवादी शब्द जुड़ा है, इसका मतलब समाज को ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। इसका मतलब कि सरकार की भूमिका ज्यादा होगी, अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। और निजी क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। निजी क्षेत्र की भूमिका होगी लेकिन अपेक्षाकृत क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब आधे से अधिक सरकार और आधे से कम कौन होगा? मिश्रित की अगर हम बात करें तो क्या होगा? आधे सरकार और आधा निजी क्षेत्र। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा निजी क्षेत्र और पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा? सरकार। ठीक है, व्यवहारिक स्वरूप तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा कि ऐसा हो सकता है ना? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिख लीजिएगा, पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली है ना? पूंजीवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? लिख लीजिएगा, इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में, इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में वस्तु का उत्पादन आवंटन एवं उत्पादन से होने वाला अधिकांश लाभ निजी क्षेत्र को होता है और विकासात्मक कार्यों में सरकार की भूमिका अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत। चलिए अब हम आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पूंजीवादी ज्यादा होगा और यहाँ पे समाजवादी ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे सरकार की भूमिका ज्यादा रहेगी और यहाँ पे निजी क्षेत्र की भूमिका ज्यादा रहेगी, लेकिन रहेगी दोनों, रहेगी दोनों। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको व्यवहारिक रूप में देख लेते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, है ना? और पूरे विश्व में दो शक्तियां अस्तित्व में आई। एक का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का प्रतिनिधित्व रूस कर रहा था। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था कि वस्तु का उत्पादन है, वस्तु का आवंटन है, ठीक है ना? इससे जो लाभ हो वो अधिक से अधिक निजी क्षेत्रों को दिया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? अधिकतम लाभ के आधार पर काम किया जाएगा। एक
अच्छा, इस जो है विचारधारा से जो प्रेरित लोग होंगे वो लोग भी तो ऐसे ही काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज है कि अमेरिका अपना गुट बढ़ाने के चक्कर में था, तो अमेरिका जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था कि आप हमारे विचारधारा से चलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि विकास अच्छे से होगा, ज्यादा होगा। रूस कह रहा था कि ना जो है समाजवाद पे फोकस किया जाए, जो मानव है उसको पहली प्राथमिकता दी जाए, यहाँ पे जो है अधिकतम लाभ नहीं बल्कि अधिकतम सामाजिक लाभ के आधार पर काम किया जाए, मतलब जनता को यहाँ पे ज्यादा प्रोजेक्ट दिया जाए। रूस इस विचारधारा से चल रहा था और रूस अपनी तरफ लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहा था। रूस अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। अब हमारा देश स्वतंत्र हुआ कब? 1947, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब 47 में स्वतंत्र हुआ और एक दो गुट इस तरीके के थे कि जहां पे खींचतान लगी हुई थी कि आप मेरी तरफ आ जाओ, आप मेरी तरफ आ जाओ। भारत विश्व के बड़े देशों में शामिल था, अधिकांश जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था, भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। अच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होती है? जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो सब काम किसके द्वारा, किसके लिए किया जाएगा? विचारधारा क्या होगी? समाजवादी। भारत ने देखा कि ये तो खींचतान लगा हुआ है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया? गुट निरपेक्ष एक जो है समूह का गठन कर दिया, 3-4 देशों ने मिलकर के। ना हम इधर रहेंगे ना हम इधर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का तो इसीलिए तो अस्तित्व में आया। अच्छा, लेकिन अगर देखें विचारधारा किसकी है भारत में? रूस की, है ना। अब हमने रूस को समझा पाने में सफल हुए कि हम तो काम वही कर रहे हैं जो आप चाह रहे हो, लेकिन हमको लोगों से काम लेना है। हम गुटों में नहीं रहेंगे लेकिन साथ रहेंगे। रूस हमारा हमेशा सपोर्ट इसी आधार पर करता रहा क्योंकि भारत एक समाजवादी, है ना, अर्थव्यवस्था या व्यवस्था का पोषक था। तो रूस को लग रहा था कि ये तो हमारे जैसा है, तो हमको इसकी हर समय क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। तो देखिए, अमेरिका हमारा विरोध करता रहा, हमारे लिए हमेशा कोई न कोई अड़ंगे लगाता रहा। पाकिस्तान को इतना मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की है और बड़े बड़े मुद्दों पे हमको हमेशा सुरक्षा दिया किसने? रूस ने। वीटो का प्रयोग करके रूस हमेशा हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? एक प्रवृत्ति होती है, जानते क्या होता है बेटा? इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश हो, चाहे व्यक्ति हो, अगर उसको प्रोटेक्शन मिलता है तो वह उसी में धीरे धीरे प्रवृत्ति पाई जाती है, जीने लगता है, एफर्ट करके आगे जाने की कोशिश नहीं करता। ये मानव जो है ये बिहेवियर है, जो मानव के ये नेचर है। अगर आपको ज्यादा से सुविधाएं दी जाएंगी तो आप ज्यादा सुविधाओं लोग लेंगे, ये नहीं कहेंगे सुविधाएं हमको कम। भारत में क्या हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर चलने लगा भारत। ढेर सारी संस्थाओं का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ, किया जाने लगा। सरकार महत्वपूर्ण भूमिका में आने लगी और लोग सरकारी काम करने लगे, सब सरकारी व्यक्ति बनने लगे। और हुआ क्या? सरकार का काम करने का मतलब एक भारतीयों में पहले से ही मानसिकता व्याप्त होती है, सरकारी काम है, सरकारी नौकरी है, करना कुछ नहीं है, केवल वेतन लेना है। यही तो है ना, धारणा यही है। सरकारी नौकरी क्यों प्राथमिकता? कि करना कुछ नहीं है, केवल वेतन लेना है। और इसी विचारधारा के जो लोग पोषक थे, आगे चल करके ऐसे ही तो काम किए होंगे, तो क्या होगा? सरकार फायदे में होगी कि नुकसान में होगी? सरकारी व्यवस्था ज्यादा दिन चला पाएगी? नहीं चला पाएगी। आप देखेंगे कि देश की स्वतंत्रता के अगले 20, 25, 30 साल नहीं बीते थे कि हमारे देश में जितने भी मिल फैक्ट्री कारखाने थे उसमें बड़े बड़े मजदूरों की यूनियन बन गई। और ये यूनियन क्या करते थे कि हड़ताल, तालाबंदी
ये सब खूब करने लगे। परिणाम में हुआ किसके लिए, हमारी वेतन बढ़ा दिए जाए, हमको छुट्टियां दी जाए, हमारा जो 8 घंटे का काम है 6 घंटे कर दिया जाए, हम नहीं आएंगे, हम बीमार हैं तो पूरे परिवार का जो है बीमा करा लीजिए कंपनी से। मतलब तो क्या होगा, फायदे में पहुंचेगा कि नुकसान में। आप देखिए कि 1980 के दशक में भारत में जितनी भी इंडस्ट्रियां थी अधिकांशतः रुग्ण अवस्था में आएगी, सिकनेस इंडस्ट्री कहलाने लगी, सब बीमार उद्योग हो गए, बीमार उद्योग। क्यों भाई, फायदे में नहीं नुकसान में जाने लगे। तो क्या भारत इसको चला पाएगा ज्यादा दिन तक? नहीं। अच्छा, क्या भारत ही नहीं, क्या रूस चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। हुआ क्या, 1990 में रूस का विभाजन हो गया, 91 विखंडित हो गया। रूस से छोटे छोटे देश 12 देश अलग हो गए। अब जो यूक्रेन वगैरह देख रहे हैं ये सभी रूस के भाग हुआ करते थे। भाई आप जिम्मेदारी तो ले लोगे, लेकिन पैसा कहां से लाओगे? हम आपका विकास करेंगे, बहुत बड़ा परिवार है, सबको सब चीजें उपलब्ध कराएंगे। लोग कहेंगे कि घर में ही देख लो, सबको सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व बड़े बुजुर्गों का है, लेकिन कोई काम करता है, कोई सोया रहता है, कोई कुछ करता है, कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी से तो देश बना है, प्रवृत्ति है ना। मैं इसलिए आभास करा रहा हूं कि प्रवृत्ति अपने अंदर नहीं लानी है, तभी हमारा देश विकसित होगा और तभी आप भी सफल होगे। क्योंकि आप मेंटलिटी को समझिए कि कैसे लोगों की जरूरत है शासन प्रशासन में। तो अब रूस क्या होगा, जब रूस ने खुद इस चीज को देखा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो रूस अपने उस समाजवादी विचारधारा को त्याग करके पूंजीवादी विचारधारा को अपना कि नहीं, इस तरीके से उत्पादन नहीं होगा, इस तरीके से आवंटन नहीं होगा, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, निजी निवेश कराया जाएगा, तभी विकास होगा। आप निजी क्षेत्र को किनारे कर दीजिए, केवल सरकार ही काम करे तो सरकार रोड तो बना ही नहीं पाती है। उद्योग कोई सुना है कि सरकार ने कोई मिल फैक्ट्री कारखाना लगा दिया? इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो रोजगार सरकार दे पा रही है? नहीं ना। तो क्या विकासात्मक कार्य में क्या सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा पाता? नहीं, और उसका त्याग कर दिया। अच्छा, अब जब ये सब चीजें हुई, भारत भी इससे बहुत देखा कि भारत भी नहीं कुछ कर पा रहा था, तो 1991 में वही दौर है जब रूस भी त्रस्त था और भारत भी त्रस्त था। भारत ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन किया, और आर्थिक नीति में परिवर्तन किया और किस व्यवस्था को लागू कर लिया? पूंजीवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी प्रकार की श्रेणी में शामिल है, इसी प्रकार की श्रेणी में। अगर हम बात करें थोड़ा सा, देखें हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। क्या पता? 1947, ठीक है, 1947 में। और यहां पे देखें 1956, फिर देखें 1991। किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, महसूस करने की बात है, लेखनी में लिख दोगे अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आईएएस या पीसीएस में जब आप किताबों में लिखा है उसको लिखते हो तो नहीं, आप क्या फील करते हो उस पर नंबर मिलता। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाना इसकी मजबूरी थी, क्योंकि यह लोकतंत्रात्मक देश था। जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। सरकार ने कहा सब काम हम करेंगे, लेकिन अगले 10 साल नहीं बीते कि सरकार को समझ में आ गया कि हम सब काम नहीं कर सकते, हम सब काम नहीं कर सकते। सरकार ने कहा भैया निजी क्षेत्र भी आ जाओ, उद्योग धंधा लगाओ, हम नहीं आगे कर पाएंगे। 1956 में हमने द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपना लिया। फिर सरकार भी काम करेगा और निजी क्षेत्र भी काम करेगा, दोनों साथ साथ काम करेंगे, चलता रहा। लेकिन चूंकि पहले हमारा क्या था, समाजवादी व्यवस्था दिखाई दे रही थी, अब यहां से यहां तक क्या दिखाई दे रहा है? अधिकांश भूमिका किसकी है? सरकार की। निजी क्षेत्र आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है।
इस दौर से इस दौर तक देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रवृत्ति हमको दिखाई देगी, ये वाली प्रवृत्ति दिखाई देगी, समाजवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली। कब से? 56 से 51। सरकार की भूमिका ज्यादा होगी, निजी क्षेत्र होगा लेकिन भूमिका कम। फिर जब 1991 के बाद हमारी नई आर्थिक नीति घोषणा की गई कि अब हम क्या करेंगे, बाजार आधारित काम करेंगे। मतलब कि इसके बाद हम लोगों की जो व्यवस्थाएं रही वो क्या हो गई, पूंजीवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली, या कहीं कहीं पर इसे लिखा होता है भारत की जो आर्थिक प्रणाली है बाजार आधारित मिश्रित या नियोजित आर्थिक प्रणाली है। ध्यान रखिएगा, नियोजित का मतलब होता है, हमने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे लिखा था समाजवादी आर्थिक प्रणाली या नियोजित आर्थिक प्रणाली। मतलब अब सरकार की जो भूमिका है, भारत की भूमिका है, वो तो क्या है, बाजार आधारित तो ही है, लेकिन यहाँ पे फिर भी लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार नियोजन का काम करती रहेगी, जिससे गरीबों का या कुछ वर्गों का जो बहुत ज्यादा निम्न तबके के हैं उनका नुकसान ना हो। लेकिन अधिकांश काम कौन करेगा? ये व्यवस्था शुरू हुई 91 में। उस समय सरकार की नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उनके ही समय में नई आर्थिक प्रणाली 1991 में घोषित की गई थी, जिसे हम लोग एलपीजी मॉडल पर आधारित आर्थिक प्रणाली भी कहते हैं। हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वहां पे आपको चीजें दिखाई देगी कि शुरुआत 91 में हुई और 91 के बाद इसमें अब धीरे धीरे ये अपने पैर को पसार चुका है। अगर हम ये कहें कि अब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ चले जाएं तो संभव जाना चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मानव की प्रवृत्ति है, तो इससे हम लोग छुटकारा पा भी नहीं पाएंगे कि हम समाजवादी व्यवस्था को अपना ले और सब लोग अच्छे से काम करें। तो हमको कि समर्थन किसका करना है, हमें सही। और ध्यान रखिए, कभी भी अपनी लेखनी में या अपनी बातों में कभी भी सरकार के अपोजिट में नहीं जाना। सरकार के अपोजिट में जाना हो तो फिर विपक्षी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, नेता कर लीजिए। तर्क के साथ लिखेंगे लेकिन झुकाव सरकार की तरफ। आप आलोचना कर सकते हैं कि पूंजीवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली आप दिखाएंगे इसके खूब फायदे हैं, लेकिन दिखाएंगे कि यहाँ गरीबों का नुकसान हो सकता है, जिसपे सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि नहीं सरकार को अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये कभी नहीं करेंगे। और जो सरकारें हैं इसी का फायदा लेती हैं। और मैं बताऊं 1991 में जो नई आर्थिक प्रणाली अपनाया गया था ना, 2 साल तक सरकार स्थिर नहीं थी, सरकारें खूब घमासान हुई, सरकारें नहीं बन पा रही थी, क्योंकि सरकार भारत इसी को अपनाने वाला था, विपक्ष समझाने में सक्षम था। उसके बारे में भी हम लोग एलपीजी मॉडल के बारे में तर्क वितर्क करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, एक चीज और भी 1991 की जो, हाँ शांत रहिए, क्या सरकार अगर मान लिया सत्ता में है, उस समय हमने परीक्षा दी, मूल्यांकन जो चल रहा है, सरकार चली गई, दूसरी विपक्षी पार्टी है, हमने तो उसका पक्ष में सब कुछ लिखा, विपक्षी पार्टी है तो वो तो अपना देगी। भैया एक चीज मैं बताऊं, आपको रियल लिखना है और पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लेखनी में थोड़ी लिखेंगे कि वाह वाह मोदी, वाह मोदी, पार्टी देखो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा, आप लोग बातें कर लीजिए तो पार्टी का तो नहीं, मतलब पार्टी का तो प्लान अभी शांत और पीछे पहले बतला लीजिए, बतला लीजिए फिर बात करें। यूपीएससी परीक्षा दे रहा होगा तो इसका जानकार होगा ही पार्टी का नाम लिखना है कि नहीं लिखना है। लेकिन वहाँ पर तो
अभी सुनते हैं आपकी बात। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि अब तो हमको इनको सरकार में रहना है भाई, अब तो उनकी सरकार बन गई तो उनके सरकार में रहकर काम करेंगे, उनके अनुसार थोड़ा सा देखेंगे कि अब हमको उनके अनुसार चलना है। अब पुरानी सरकार जो पहले थी, विद्यार्थी ने क्या किया उनके अनुसार जो मैं काम किया, जो भी ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या करना है। चलिए मैं बताऊंगा आपको। ध्यान रखिएगा, हमारे देश की नीतियां एक बार बनती हैं, वो बार बार बदलती नहीं है। सरकार कोई भी आए वो ऐसा ही जो परिवर्तन है वो होता रहेगा। ये सरकार ये नहीं, दूसरी भी सरकार आए तो भी भारत अगले 25-30 सालों में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, किसी की भी सरकार हो। तो यहाँ पे मायने सरकार नहीं रखती है, मायने रखता है हमारी नीति, हमारी पॉलिसी। कभी भी कोई भी सरकार जो हमारे देश की मेजर जो पॉलिसी है उसमें भी बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकती है। यद्यपि वो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आलोचना करेगा, हल्ला करेगा, लेकिन जब उसे खुद करना पड़ता है तो नीति में परिवर्तन नहीं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये 1991 की पॉलिसी है, जब हम लोग इस व्यवस्था में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत सरकारें आई और चली गई, लेकिन हमारी नीति में परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे सरकार की एक नीति थी कि हम धीरे धीरे सब्सिडी को खत्म कर देंगे। ये शुरुआत किया था मनमोहन सिंह ने, और जब ये शुरुआत किया था तो दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि उस समय सब्सिडी कम कर रहे थे और महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन वो देश हित में था, उसे किया गया, ठीक है ना। जो है सब्सिडी को धीरे धीरे कम किया गया। सरकार ने कभी नहीं कहा कि नहीं सब्सिडी को हम और बढ़ा देते हैं। सब्सिडी कम करने की प्रणाली उन्होंने शुरू की थी और यही सरकार उसका विरोध कर रही थी। और जब यही सरकार जब खुद सत्ता में आई तो उसने क्या किया, उसी चीज को फॉलो किया जो पिछली सरकार कर। आप लोग ढेर सारी ऐसी चीजें देखेंगे। हमें इस मंच से किसी सरकार की बारे में ना बुलवाइए, ठीक है ना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या उद्देश्य ये है, आपको इससे रूबरू कराना कि वास्तविकता को ही आपको समझना है, लिखना है। सरकार से कोई लेना देना नहीं। कोई भी ध्यान रखिए, आप यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो ये जो समाजवादी मिश्रित आर्थिक प्रणाली है, आप इसका हमेशा सपोर्ट करेंगे। इसके जो होने वाले जो नुकसान है उसको आप क्या करेंगे, उसको भी रेखांकित करेंगे और उससे एक करने की कोशिश करेंगे कि इससे किसी भी तरीके से सरकार को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, गरीबों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसको बदल देना चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे आ जाना चाहिए, उसमें हमारा भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीजों को करना। हाँ भैया, और किसी का क्वेश्चन है? आप पूछ रहे थे, हो गया, ठीक है। चलिए तो हो गया। किसी को कुछ पूछना है यहाँ से? कोई भी? अच्छा सर, देशों के नाम लिखवा दीजिए, किस देश में कौन सी व्यवस्था चल रही है। आप नहीं कह सर, ऐसे सकते, क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं आए कभी नहीं। अब दिखाना कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं, मतलब यूपीएससी की बात कर रहे हैं पहले से। नहीं, वहाँ पे भी नहीं। क्या पूछा जाएगा भारत, ध्यान रखिएगा, अगर वनडे एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं, पूछा जाएगा भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली है, तो उसमें आएगा मिश्रित। यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये आएगा। तो वनडे में ये नहीं लगा सकते। अगर ऑप्शन दिया तो लगाओ, ये सबसे ज्यादा सही है। ऑप्शन दिया है तो लगाइए, वो सबसे ज्यादा सही है। क्या ये गलत थोड़ी ना है, ये गलत नहीं है, ये भी तो है, लेकिन ये ज्यादा है कम है, बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन लिख दें। अच्छा सेल्फी